नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएस सैनी, आप सभी का मित्र। प्यारे साथियों, आप कैसे हैं सब? सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं सब? माँ सरस्वती को नमन करते हुए वीडियो चालू करते हैं दोस्तों। प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं दोस्तों? आज अपन एक ऐसा विशेष प्रकार का टॉपिक ले रहे हैं जिसमें एक भ्रम की स्थिति रहती है, बहुत जल्दी ये समझ में नहीं आता है। तो साथियों, उसको सबसे पहले अपन क्लियर कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है आपका क्रिया। प्यारे साथियों, देखिए आप, बड़ा ही रुचिकर टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। और ये टॉपिक जिस भी जगह पर शामिल होता है, चाहे वो आपकी रीट हो, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे कोई सी भी भारत की एग्ज़ाम हो, राजस्थान की एग्ज़ाम हो, हर परीक्षा में, जिस परीक्षा में भी ये टॉपिक शामिल होता है, निश्चित रूप से इसमें से सवाल पूछा जाता है क्रिया में से। तो ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं क्रिया में से, वो आपका सकर्मक अकर्मक पर पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं आपको हेडिंग डला देता हूँ। अपन को आज जो पढ़ना है, वो आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका क्रिया का टॉपिक है। ये क्रिया क्या है, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। बड़ा सरल सा टॉपिक है, लेकिन कंफ्यूज इतना है कि हमको आजकल वो शब्दों में सवाल पूछने लग गया है। जैसे आपका नाचना, लिखना, पढ़ना, है ना, तोलना, इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है, कौन सी सकर्मक नहीं है या कौन सी सकर्मक है, इस प्रकार के सवाल यहाँ से बनते हैं। बड़े गजब शानदार से सवाल बनते हैं, लेकिन विचलन की स्थिति हर स्टूडेंट की है कि सकर्मक को कैसे पहचाने, अकर्मक को कैसे पहचाने। कई एक छोटी सी क्रिया है, एक पूर्वकालिक, जो आपकी आती है वाक्य शुद्धि शुद्धि में। तो यहाँ से बार बार से सवाल उठते हैं, फिर से गलती होती है। बड़ा एक सीधा सा इसका तरीका है। तो कोई विशेष बात, किसी भी एग्जाम में टॉपिक शामिल है, हर एग्जाम में यहाँ से सवाल उठाया जाता है। प्यारे साथियों, क्रिया पर यदि हम बात करें तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए आप, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको क्रिया को पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात तो आपकी आती है इस क्रिया की परिभाषा की। किसकी बात आती है? क्रिया की परिभाषा। इतना शानदार टॉपिक है कि इसमें रुचि आपकी बढ़ेगी। देखना कितना अच्छे अच्छे नियम आपकी किताब में क्या लिख रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको क्या पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा। आप कैसे पढ़ रहे हैं ये आपको पता चलेगा। साथियों, सबसे पहली बात क्रिया की परिभाषा की करें तो हमारी जो बोर्ड की किताबें हैं या आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं, इसमें इसके बारे में एक छोटी सी परिभाषा दे रखी है कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाती है। लेकिन आज तक भी हमको ये पता नहीं चला है कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाना कैसे होगा। ये बड़े विवाद की स्थिति है, समझ में नहीं आता। परिभाषा रट रखी है, परिभाषा याद आती है, लेकिन बात समझने की है कि कार्य का करना और होना पाया जाना कैसे होगा। अब इसको बड़े सरल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। बहुत ही सीधा सा एक तरीका मैं कहता हूं आपसे। कर्ता द्वारा किया गया प्रयत्न क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ता द्वारा किया गया प्रयत्न क्रिया कहलाती है। देखिए, ये मैं करता हूं, इस पेन को मैंने उठाया और ये करता हूं मैं, इसका मैं प्रयत्न कर रहा हूं और ये मैंने यहां पर काम करने लग गया। कर्ता के द्वारा किया गया जो प्रयत्न है, यही क्या है? क्रिया है। ये पेन उठा करके यहां बोर्ड तक लाना, ये क्या है? क्रिया है। बस ये कि यही बात सरकार की किताब में लिख रही है, लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आई थी। अब इससे आपको सीधी समझ में आ गई। कैसे? कि किसी कार्य का करना, देखो कार्य को कर रहा हूं, और होना पाया जाना, ये यहां तक कार्य को कर दिया मैंने, ये ही क्या है? क्रिया है। तो बड़ी सरल सी इसकी परिभाषा है। किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाती है, या कर्ता द्वारा किया गया प्रयत्न क्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पहले मैं आपको समझा रहा हूं, इसके बाद में मैं आपको इसको लिख करके पूर्ण रूप से पढ़ाऊंगा। साथियों, सबसे पहली बात करें तो क्रिया के भाग बांटे गए हैं तीन। कितने भाग बांटे गए हैं?
3 भागों में क्रिया को बांट दिया गया है। कितने भागों में? इतने भागों में। कैसे देखेंगे ध्यान से। एक तो क्रिया को बांटा है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया। ठीक है भाई। दूसरी क्रिया है वो आपकी प्रयोग के आधार पर क्रिया बांटी गई है। प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर क्रिया बांटी है। एक अपन तीसरे नंबर पर यदि बात करें तो तीसरे नंबर पर आती है काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया। प्यारे साथियों, ये जो काल के आधार पर क्रिया है, ये किसी भी सिलेबस में आपके में जो आपका कंपटीशन का जो एग्जाम है, इसमें किसी में भी इसको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। काल के आधार पर क्रिया है वो 3 प्रकार की होती है और बड़ी सरल है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक काल 3 होते हैं। एक तो भूतकालिक होती है, भूतकाल में होने वाली भूतकालिक। एक होती है वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक। और एक होती है भविष्यत कालिक। 3 प्रकार की होती है, लेकिन सिलेबस में नहीं है। 1 मिनट में समझ में जाएगी, इसलिए मैं इसको समझा देता हूं। नंबर 1 आपकी, नंबर 2 है, नंबर 3 है। ये आपकी 3 प्रकार की। जैसे आपसे मैं कहूं कि प्रियंका खाना बनाती थी, तो कब? ये भूतकाल की बात की है। और प्रियंका खाना बनाती है तो कौन से काल की है? वर्तमान काल की है। लेकिन प्रियंका खाना बनाएगी तो कौन से काल की है? भविष्यत काल की है। कहने का मतलब तीनों कालों में, भूतकाल में होने वाली क्रिया भूतकालिक है, वर्तमान में होने वाली वर्तमान कालिक है, और यहाँ पर ये भूत है, भूतकालिक। इसको दोबारा लिख देता हूं मैं आपको। भूतकालिक। तो भूतकाल में होने वाली क्रिया भूतकालिक, वर्तमान में होने वाली वर्तमान कालिक, और भविष्य काल में होने वाली भविष्यत कालिक। लेकिन सिलेबस में शामिल नहीं है, छोड़ दी। प्रयोग के आधार पर क्रिया 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की है। लेकिन प्यारे साथियों, यहां से सवाल केवल और केवल एक क्रिया में से पूछा जाता है, जो भी वाक्य शुद्धि अशुद्धि में। और ऐसे भी पूछ सकता है आपसे साधारण भी, और उसका नाम है केवल और केवल पूर्वकालिक। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया में से सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये पूर्वकालिक ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको बहुत जल्दी ये समझ में आ जाए। 8 प्रकार की क्रिया में साधारण क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सजातीय है, प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक है, आपकी नाम धातु है, कृदंत है, सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया है। ये क्रिया 8 प्रकार की क्रिया है। ये आपकी प्रयोग के आधार पर क्रिया है। लेकिन दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से हमारे सिलेबस में कोई सी क्रिया शामिल नहीं है। ये आपकी वाक्य शुद्धि अशुद्धि में इस क्रिया में से सवाल बनता है, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। कहीं पर भी कोई भी तरीके से सवाल छूटना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। तो पूर्वकालिक क्रिया को अपन इसमें देखेंगे, प्रयोग के आधार पर क्रिया में से बात करेंगे अपन। कर्म के आधार पर क्रिया, ये आपकी 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, और ये सिलेबस में आपके में सब में शामिल है। तो इसमें 2 प्रकार में आपकी, एक तो है सकर्मक, सकर्मक क्रिया, और एक है आपकी दूसरी है वो आपकी अकर्मक क्रिया, अकर्मक। यही तो समझ में नहीं आती, यही तो समझ में नहीं आती। अकर्मक और सकर्मक में ही हमको पता नहीं चलता है। इसको हम आज बिल्कुल क्लियर करके छोड़ेंगे। तो साथियों, चलते हैं अपन आगे। सबसे पहले मैं आपको ये एक क्रिया है पूर्वकालिक, इसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको कर्म के आधार पर क्रिया सकर्मक अकर्मक को हम कैसे छांटते हैं, वाक्यों में कैसे छांटते हैं, शब्दों को कैसे छांटते हैं, इसकी पहचान क्या है, हमारी किताबों में इसको कितना लिखा हुआ है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। बहुत सरल तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगी। प्यारे साथियों, चलते अपन, आइए आगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा
पूर्वकालिक क्रिया के बारे में, क्योंकि देखो आपके काल के आधार पर फ्री है, क्योंकि वो आएगी नहीं, होती भी नहीं है, और होती है तो आपको मैंने समझा ही दिया है। सबसे पहली बात देखिए साथियों, यहां पर मैं बात कर रहा हूं पूर्वकालिक क्रिया की। पूर्वकालिक क्रिया बड़ी सरल क्रिया है। क्रिया में से कोई भी सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको ये आनी ही चाहिए किसी भी रूप में। बड़ी सरल प्रकार की ये क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहले मैं पूर्वकालिक क्रिया पढ़ाने से पहले आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको पूर्वकालिक क्रिया को लिख करके क्रिया की परिभाषा लिखाऊंगा। सकर्मक अकर्मक पढ़ेंगे तब, और जब इसको अपन पढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले इसका ये एक में से वाक्य में सवाल पूछता है, कभी शुद्धि अशुद्धि में, कभी वाक्यों में सवाल इसको पूछ लेता है। पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस वाक्य में दो क्रिया होती है, कितनी? दो क्रिया। कितनी क्रिया होगी? दो। एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। दोबारा सुनो, जिस वाक्य में दो क्रिया होगी, एक क्रिया समाप्त होते ही आपकी दूसरी क्रिया शुरू हो जाएगी, तो पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आई बात आपको? ध्यान से सुनेंगे। देखिए मैं आपको परिभाषा लिख देता हूं, फिर आपको इसको समझना है, उसका उत्तर कैसे करना है। सबसे पहली बात तो इसकी परिभाषा लिखते हैं अपन। तो ये मैंने यहां पर लिख दी परिभाषा। क्या लिख दी मैंने? परिभाषा। और किसकी लिख रहे हैं अपन? पूर्वकालिक की परिभाषा। तो देखो लिख दिया मैंने आपको। ये मैं आपको पहले इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप पहचान से लिख। अभी मैं वाक्य लिखूंगा, फिर आपको पहचानना है कि इनमें से क्या होगा हमारा उत्तर। फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे इसका हल 1 सेकंड में होगा, बिल्कुल आनंद आ जाएगा। तो देखो जिस वाक्य में जिस वाक्य में दो क्रिया होती है, दो क्रिया होती है, एक क्रिया समाप्त होते ही एक क्रिया समाप्त होते ही एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। जिस वाक्य में दो क्रिया होती है, एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्वकालिक। बात समझ में आ गई आपको? जिस वाक्य में दो क्रिया होती है, एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये बात तो हमको समझ में आ गई सर, लेकिन बात यह है इसको हल कैसे करें। मैं आपको 4 वाक्य लिख रहा हूं, इसमें से आपको छांटना है किसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 4 वाक्य, देखेंगे। ये प्रियंका लिखा, और ये लिखा मैंने पढ़ कर सो गई। ओके। दूसरा देखेंगे, ये ही प्रियंका है,
पढ़ कर के सो गई। तीसरा वाक्य है, ये मोहन है और दर्शन कर चला गया और ये ही मोहन है जो दर्शन करके चला गया। दर्शन करके चला गया। देखेंगे 4 वाक्य मैंने आपके सामने लिखे। हमारी किताब में ये परिभाषा लिख रही है और हमने समझ लिया, बड़ी सीधी सी लगती है कि जिस वाक्य में 2 क्रिया होती है, एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी चालू हो जाती है, पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक। ये हमने अच्छे तरीके से पहले पढ़ लिया है। अब साथियों बात यह है कि सब वाक्यों में 2-2 क्रिया हो रही है। पढ़कर सो गई, ये 2 काम किए हैं, यहां भी पढ़ी है और यहां भी सो गई है। यहां दर्शन किए हैं और चला गया है, और यहां भी दर्शन किए हैं, चला गया है। प्रत्येक वाक्य में क्या हुई? 2-2 क्रिया हुई। अब हमको ये पता करना है कि इसमें पूर्वकालिक है या इसमें है या इसमें है या इसमें है या सभी में है या सभी में नहीं है। क्या करें? ऐसी स्थिति आपके सामने आती है, चाहे वो वाक्य शुद्धि की हो, चाहे वो आपके पूर्वकालिक क्रिया की हो। तो कैसे हम इसको पहचानें? अपने दिमाग में उत्तर लगा लीजिए फटाफट से। कैसा? यहां भी पढ़कर और फिर सोई है, 2 काम किए हैं। यहां भी पढ़ी है, फिर सो गई है, और यहां दर्शन किए हैं, फिर चला गया है, और यहां भी दर्शन किए हैं, चला गया है। हम कैसे पहचाने सही वाक्य कौन सा है पूर्वकालिक का? तो यही विडंबना है साथियों, समझ में नहीं आता है। प्यारे साथियों, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, एक ऐसी जिससे आप इसको देखते देखते उत्तर हल कर दोगे। यही अंतर है पढ़ने वाले में, पढ़ाने वाले में। अध्यापक पढ़ा सब रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाता आपको कोई भी जाएगा, इसको भी पढ़ा देगा, 2 उदाहरण भी लिख देगा, ये पूर्वकालिक के हैं। लेकिन इसका कारण किसी को पता नहीं है। चाहे आप वाक्य शुद्धि अशुद्धि पढ़ो, चाहे और कोई सी चीज पढ़ो, सर्वनाम पढ़ो, संज्ञा पढ़ो, क्रिया पढ़ो, विशेषण पढ़ो, कारण नहीं बताया जाता है। कारण जहां बता दिया प्रभावी शिक्षण होगा। अधिकतर प्रयोग कहाँ होगा? अधिकांश प्रयोग कहाँ होगा? क्यों कहाँ आएगा? हैं? कौन कहाँ आएगा? कोई कहाँ आएगा? कुछ कहाँ पे आएगा? चिंतनीय कहाँ आएगा? चिंताजनक कहाँ आएगा? हैं? आपका निमंत्रण कहाँ आएगा? आमंत्रण कहाँ आएगा? प्रारंभ कहाँ आएगा? आरंभ कहाँ आएगा? कौन बता रहा है ये आपको? कोई नहीं, पढ़ा के चले गए। बात यह है, स्थायी मेमोरी बनाने के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे मैं स्थायी कैसे बनाऊं। प्यारे साथियों, तरीका बता रहा हूं आपको, एक चुटकियों में आप इसको हल कर दोगे। देखिए प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य यदि आपको हल करना है तो यहां आपको ध्यान देना है। क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको, बड़ा सीधा सा। देखिए एक ट्रिक छोटी सी बता रहा हूं मैं आपको। ये मैंने लिख दिया क्रिया और एक लिख दिया मैंने शब्द। लिखा, हिंदी क्रियाओं का अंतिम वर्ण ना होता है। चलना, फिरना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, नाचना है, सबके पीछे ना आ रहा है। अगर इस ना को मैं हटा दूं तो या तो क्रिया का मूल रूप बचेगा और संस्कृत में बोले तो धातु बचेगी। तो क्रिया के मूल रूप के साथ क्या जोड़ देंगे हम, देखेंगे ध्यान से, कर। और शब्द के साथ आपको जोड़ना है करके। क्या जोड़ेंगे अपन? करके। क्या जोड़ेंगे अपन? करके। देखिए ये जोड़ दिया मैंने करके। अगर इस ट्रिक के साथ, इन दोनों के साथ आपने कोई भी छेड़छाड़ की है तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्रिया के साथ कर ही जोड़ेंगे और शब्द के साथ करके ही जोड़ेंगे। यदि क्रिया के साथ करके जोड़ दिया तो वाक्य गलत है, यदि शब्द के साथ कर जोड़ दिया तो भी वाक्य आपका क्या होगा? गलत। बात समझ में आई क्या? नहीं आई? आ गई ना? तो ध्यान से सुनेंगे। क्रिया के साथ क्या जोड़ेंगे? कर। अब तुम कहोगे साहब ये कहाँ है?
हमने तो पूरी किताब ढूंढ ली राजस्थान की, भारत की, जिनमें हमने बहुत सारी किताब पढ़ी, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं बता रखा। प्यारे साथियों, 20 साल के पेपर उठा के देखिए, आपको यही क्रिया का रूप देखने को मिलेगा। जहां भी पूर्वकाल एलडीसी में इसका वाक्य आया है, जूनियर अकाउंटेंट में आया है, आपका सेकंड ग्रेड एलडीसी में इसमें से आया है, पटवारी में इसमें सवाल आया है, अभी की 2018 की स्कूल लेक्चरर में इसमें से सवाल आया है। कितनी सारी एग्जाम में बता सकता हूं जिनमें इसमें से सवाल आता है, और आप उत्तर करके हल देखिए। 20 सवाल करो, 100 करो, 1000 करो, एक गलत नहीं होगा कभी भी। कैसे ध्यान रखेंगे हम? क्रिया के साथ जोड़ेंगे कर, शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे? करके, तो वाक्य सही होगा। अगर कोई भी गलत किया आपने, क्रिया के साथ करके जोड़ा तो वाक्य गलत, शब्द के साथ कर जोड़ा तो भी वाक्य क्या है? गलत। देखिए आइए, ये जो प्रियंका है, यहां पढ़ना क्रिया है क्या? नहीं दिखाई दे रही है क्या आपको? पढ़ना क्या है? क्रिया है। और क्रिया के साथ में क्या जोड़ना है आपको? कर। दिखाई दे रहा? क्या जोड़ना है आपको? कर। तो देखो, पढ़ना के साथ क्या जोड़ दिया मैंने? कर। इसका मतलब वाक्य ये क्या है? सही है। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए आप, पढ़ना क्रिया है और क्रिया के साथ करके जोड़ रखा है, जबकि क्रिया के साथ क्या जोड़ना चाहिए? कर। तो यहां करके जोड़ दी, इसका मतलब वाक्य क्या है? गलत। क्रिया समझ में आई? मोहन दर्शन कर चला गया। दर्शन क्या है? कोई क्रिया है? सोच के देखो, कोई क्रिया है? दर्शन एक शब्द है, इसका अंतिम वर्ण ना नहीं है। इसका मतलब एक शब्द है और शब्द के साथ क्या जोड़ना चाहिए? करके। यहां क्या जोड़ रखा मैंने? कर। इसका मतलब वाक्य क्या है? गलत है। नीचे का वाक्य दर्शन के साथ क्या जोड़ रखा? करके, यानी इसका मतलब ये सही है। बात क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गई? फिर से समझ लो, ये पूर्वकालिक क्रिया मैं यहीं खत्म कर रहा हूं आपकी। तो जिस वाक्य में दो पूरी क्रिया ऐसे पढ़ेंगे, पूरा व्याकरण ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे ही काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसे इतिहास पढ़ते हैं, यूं याद होता है। ऐसे क्लास में याद करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे साथियों, दिमाग लगाने की आवश्यकता है, माइंड से सोचने की आवश्यकता है। जैसे आप दिमाग से सोचोगे, उत्तर फटाफट से एक तरीका अपनाओ, एक ट्रिक लगाओ कि इसको ऐसे स्थायी याद रखूंगा। ऐसे हमको हर चीज, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, वाक्य शुद्धि अशुद्धि हो, चाहे आपकी क्रिया हो, चाहे आपके स्वर व्यंजन हो, एक एक सारणी में सारे व्यंजन स्वर याद, एक एक 2-2 मिनट में, बड़ा सरल तरीके। उच्चारण स्थान रटने पड़ते हैं, अकु है विसर्जनाम कंठाय चुय सानाम ताल। अरे रटना नहीं है यार, 1 मिनट में पूरे याद हो जाते हैं, बड़ा सरल तरीका है। तो दोस्तों यहाँ आइए पूर्वकालिक क्रिया पर। जिस वाक्य में 2 क्रिया होती है, एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हुई? पढ़कर। और इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हुई? दर्शन करके। कैसे याद किया हमने? क्रिया के साथ में क्या जोड़ेंगे? कर, और शब्द के साथ में क्या जोड़ेंगे? करके। कोई डिस्टर्ब किया तो उत्तर गलत हो जाएगा। ये आपके 100 वाक्य बना लो आप, चाहे एक पढ़ लो, उत्तर राइट है, 2 वाक्यों से आपका उत्तर राइट है, हो जाएंगे कितने हल करो। तो आपके 2 वाक्य इसमें गलत है, 2 वाक्य आपके सही है। ये दोनों बीच वाले गलत है, ये दोनों आपके सही है। ठीक है जी, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया खत्म है। इतनी सी का आपको ध्यान में लगाना है। चले अपन आगे। अब तो देखिए साथियों, यहां अपन बात करते हैं सकर्मक अकर्मक क्रिया पर। ये लीजिए, कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में यहाँ पर क्रिया की परिभाषा नहीं लिखाई थी, तो मैं सोचता हूँ कि आपको सबसे पहले यहाँ पर क्रिया की परिभाषा लिखी देनी चाहिए। तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, टॉपिक अपन का यही है, तो इसको बीच में से हटा देता हूँ। देखिए, बड़ी सरल सी इसकी परिभाषा है, इसको मैं आपको यहाँ इसकी परिभाषा यहाँ लिख देता हूँ ताकि आगे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परिभाषा तो अपन को पहले ही लिखनी थी, इसलिए इसको मैंने लिखा नहीं था। देखिए यहीं पे लिख देता हूँ। परिभाषा किसकी लिख रहे हैं अपन? क्रिया की परिभाषा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे अपन क्या,
किसी कार्य का करना या होना, पाया जाना क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। ठीक है भाई। हिंदी क्रियाओं का अंतिम वर्ण ना होता है, जैसे चलना, उठना, बैठना आदि। ये लो साहब, ये आपकी क्रिया की परिभाषा हो गई। और क्रिया को कितने आधारों में बांटा गया है? तो 3 आधारों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा आपका काल के आधार पर। जिसमें से अपन काल के आधार पर सामान्य रूप से समझ चुके हैं। प्रयोग के आधार पर से आपका एक वाक्य शुद्ध अशुद्धि में पूर्वकालिक पूछा जाता है, पढ़ा चुका हूँ। अपन को क्या पढ़नी है अब? सकर्मक और अकर्मक कर्म के आधार पर क्रिया। ठीक है जी। आइए, पूर्वकालिक हो गई, कर्म के आधार पर क्रिया हेडिंग डालेंगे अब हम। कर्म के आधार पर क्रिया। प्यारे साथियों, बड़ी सरल है। इसके आधार पर क्रिया के 2 भाग है। मैं यहाँ पर दोनों भाग आपके सामने लिख रहा हूँ। एक तो आपकी सकर्मक है, एक आपकी अकर्मक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सरल है। सकर्मक क्रिया है। समझना क्या है आपको? बहुत सरल तरीके से वाक्य में आपको कह रहा सीधा सीधा कि सकर्मक है। स का मतलब साथ में कर्म होना चाहिए, तो सकर्मक है। और जिसके साथ में कर्म नहीं है वो क्या है? आपकी अकर्मक है। बड़ा ही सरल तरीका इसका यहाँ पर आपको लग रहा है। क्या लग रहा है? कि बड़ा सरल तरीका है कि कर्म साथ में है तो सकर्मक है, कर्म साथ में नहीं है तो अकर्मक है। लेकिन वो अपन का दुश्मन बैठा एग्जामिनर, वो तो वाक्य पूछता ही नहीं है, तो वहाँ कर्म का ही पता कैसे चलेगा भाई? वाक्य पूछता ही नहीं, शब्दों में पूछता है। वो तो चलना फिरना, उठना बैठना, जागना भागना, रोना हंसना छींकना, ये सब इनमें पूछता है क्रिया। आजकल तो वो पूछता ही नहीं इसमें, और पूछता है तो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ध्यान से, पहले तो अपन को देखना है कि आप कितना जानते हैं। इस पर भी तो बात करनी है कि आप कितना जानते हैं। इस पर अपन बात करें तो ध्यान से सुनेंगे अपन। इस पर देखते हैं अपन, सबसे पहले उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण देखते हैं, देखिए ध्यान से सुने। तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा, नाव तैर रही है। दूसरा वाक्य लिख रहा हूं मैं, नाव नदी में तैर रही है। अगला वाक्य लिखा मैंने, मैं नाव तैरा रहा हूं। अगला लिखा मैंने, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। उड़ रही है। चिड़िया दाना चुग रही है। अगला देखो आप, राम
विद्यालय से भाग गया। ठीक है, बहुत है उदाहरण तो। वैसे अपन गुरुजी आसन पर बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं, क्लियर है। मोहन दूध पी रहा है, मोहन दूध पी रहा है। गधे घास चर रहे हैं। कितने सारे उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे, लेकिन ये ऐसा नहीं है पूरे एग्जाम में आए हुए उदाहरण है, ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब पहले तो आपको पहचानना है कि इसमें किस में सहकर्मक है, किस में अकर्मक है, आप खुद पहचानो। नाव तैर रही है, मन में दिमाग लगा लो कि सहकर्मक है कि अकर्मक है। नाव नदी में तैर रही है, इसमें दिमाग लगाओ। मैं नाव तैरा रहा हूँ, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया दाना चुग रही है, हैं। राम विद्यालय से भाग गया, इसमें देखो आप कौन सी क्रिया है, सोच के देखो फटाफट से, मैं आपको जवाब दे रहा हूं अभी। तो दोस्तों देखिए, पहचाना आपने सभी ने। दूध पी रहा है मोहन, कौन सी क्रिया है, गुरुजी आसन पर बैठे हैं, कौन सी क्रिया है, और गधे घास चर रहे हैं, कौन सी क्रिया है। तो आपको टाइम लगेगा इसमें पहचानने में, देख लिया होगा अब तक। अब देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, ये राम है, ये पुस्तक है, और ये पढ़ रहा है। देखो यहाँ राम है, ये आपका कर्ता है, पुस्तक है, ये आपका कर्म है, और ये पढ़ना है, ये आपकी क्या है, यहाँ पर क्रिया है। जब वाक्य में ये तीनों ही चीज आती है तो सीधा सीधा सा उत्तर आपका क्या होता है, सहकर्मक होता है, क्योंकि यहाँ कर्म साथ में होना चाहिए, ये कर्म साथ में है पुस्तक। लेकिन प्यारे साथियों, बात यह है कि हमको कुछ लोगों को कर्म का पता ही नहीं है कि ये कर्म है क्या नहीं है। पहला वाक्य देखिए, ये बात समझ में आ गई, मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखते हैं अपन यहां पर क्या देखेंगे, नियम लिख रहा हूं मैं पहले, तो देखिए ध्यान से। नियम नंबर 1, क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो। 2 नंबर नियम, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े। कर्म पर पड़ेगा तो आपका उत्तर सहकर्मक बन जाएगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आपका उत्तर अकर्मक हो जाएगा। अब हमको ये समझ में नहीं आता है प्रभाव कैसे पड़ता है। कई कई किताबों में परिभाषा मिल भी जाती है, वैसे तो ये परिभाषा नॉर्मल है, सब किताबों में मिलेगी, लेकिन आगे के जो नियम बताऊंगा वो आपको नहीं मिलेगी। तो देखो ध्यान से, क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो, जैसे अपन ने अभी ये देखा था राम वाला उदाहरण कि राम ये आपका पुस्तक और ये पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। इसमें राम करता था, पुस्तक कर्म है, पढ़ना उसकी क्रिया है, तीनों चीज आ गई तो उत्तर आपका सहकर्मक है। पहला वाक्य देखिए आप, नाव है और तैर रही है, इसका मतलब दो ही चीज है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब उत्तर आपका सीधा क्या है बताओ, अकर्मक। क्लियर है। अरे दो ही चीज है तो उत्तर अकर्मक है, तीन चीज है ही नहीं है, तो तीन चीज होती तो क्या होती, सहकर्मक। अब विचलित करने वाला वाक्य ये है कि साहब यहाँ नाव भी है, नदी भी है और तैरना क्रिया भी है, तीन चीज है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नदी है, ये कर्म है कि नहीं। ये बात आपको ध्यान देनी है परीक्षा में। तो प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे, नदी ये कर्म नहीं है। तो क्या इसके लिए क्या याद रखें साहब, इसके लिए याद रखना है आपको कि जहां पर स्थान या आधार प्रयुक्त होते हैं वह कभी भी कर्म नहीं होता है।
स्थान या आधार प्रयुक्त होता है तो वह कभी भी कर्म नहीं होता है। कैसे? नदी ये नाव चलने का एक आधार है, एक स्थान समझ लो या आधार समझ लो, तो ये कर्म है नहीं है। पहले एक नियम से समझा रहा हूं मैं, फिर दूसरे से समझाऊंगा। आधार है, ये क्या नहीं है? कर्म। अरे कर्म नहीं है ये, तो हम समझ गए उत्तर क्या है आपका? उत्तर अकर्मक है। क्लियर है? आगे देखो, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या ये सोच के देखिए फिर उसी की तरह क्या आकाश कर्म है? इसका मतलब आकाश भी कर्म नहीं है, क्योंकि ये तो चिड़िया का उड़ने का क्या है? एक आधार है कि आकाश में उड़ रही है। इसका मतलब ये भी कर्म नहीं है, कर्म नहीं है। उत्तर क्या है आपका? अकर्मक। आई बात समझ में? राम कहां से भागा है? विद्यालय से। ये तो पढ़ने का क्या है? एक स्थान है, और स्थान है तो आपका उत्तर क्या है? सीधा अकर्मक। दिक्कत ही नहीं आ रही समझने में, बड़ा सीधा है। और देखो गुरुजी कहाँ बैठे हैं? आसन पर। ये तो बैठने का एक स्थान, साधन, आधार है। इसका मतलब उत्तर आपका क्या है? अकर्मक। कितने वाक्य समझ में आ गए एक ही ट्रिक से, एक ही चीज से। क्लियर हुई? अब कई कई यो करेंगे साहब हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा कि ये कर्म है क्या नहीं, ये कर्म है, स्थान आधार है क्या नहीं, हमारे समझ में नहीं आया। तो इसको अपन दूसरे तरीके से समझ लेंगे भाइयों। कैसे देखेंगे? प्रभाव वाली भी देखेंगे अपन अभी। नदी तैरने का प्रभाव क्रिया पर पड़े, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े? कर्म पर। ये गलती से हमने कर्म समझ लिया कि ये तो कर्म है, मैं नहीं समझता ये स्थान है, कर्म है, लेकिन गलती से कर्म समझ लिया। क्या तैरने का प्रभाव नदी पे पड़ रहा है क्या? देखो आप, तैरने का प्रभाव नदी पे आ रहा है क्या? नदी को कोई परेशानी हो रही है क्या? कि नदी ऐसे कह रही कि नहीं नहीं धीरे धीरे चलना है, दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा ना। इसका मतलब नहीं हो रहा दर्द, नदी के परेशानी नहीं आ रही। उत्तर आपका क्या है? अकर्मक। क्लियर हो गई ना? देखो यहाँ चिड़िया उड़ रही कहाँ पर? आकाश में। क्या उड़ने का प्रभाव आकाश के है? आकाश की कोई परेशानी है? नहीं है। इसका मतलब उत्तर क्या है आपका? अकर्मक। राम कहाँ से भागा है? विद्यालय से भागा है। तो भागने का प्रभाव क्या विद्यालय पे है? क्या विद्यालय भी रो रहा पीछे पीछे नहीं मैं भी चलूंगा? नहीं है ना। इसका मतलब उत्तर क्या है? अकर्मक। अगर इस पर प्रभाव पड़ जाता तो उत्तर आपका क्या बन जाता? सकर्मक। गुरुजी कहाँ बैठे हैं? आसन पर। क्या आसन के परेशानी हो रही है? आसन का दर्द हो रहा है? पसीने आ रहे? नहीं आ रहे। इसका मतलब उत्तर क्या है? अकर्मक। किसी भी तरीके से समझ लो, फटाफट यूं चुटकियों में आपको ये याद हो जाएगी। बात करें साहब प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो अकर्मक वाले वाक्य देख लिया आपने। अब बात करेंगे अपन सकर्मक। मैं नाव तैरा रहा हूं, तो यहां पर देखो तीन चीज है। तीन चीज कौन कौन सी है देखेंगे ध्यान से। मैं करता है, नाव है और तैरना। तीन चीज आ गई तो वैसे ही साफ है उत्तर। और नाव कोई स्थान नहीं है न कोई आधार है, ये तो एक साधन है। तो नाव को तैरा रहा हूं तो नाव पर प्रभाव पड़ रहा है। तैराने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? नाव पर, क्योंकि मैं चला रहा हूं और नाव आगे बढ़ रही है। इसका मतलब प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर आपका क्या होगा? सकर्मक। समझ में आई? चिड़िया क्या चुग रही है? दाना। तो चुगने का प्रभाव दाने पर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि दाना कहाँ जा रहा है? पेट में। तो प्रभाव आ रहा है और दाने में परिवर्तन हो रहा है। तो दाने में परिवर्तन हो रहा है। उत्तर क्या है भाई? अकर्मक, ओ सॉरी सकर्मक। क्लियर हुई बात? आगे देखो, मोहन क्या पी रहा है? दूध। क्या दूध कर्म है? बिल्कुल है। कोई आधार नहीं है, कोई साधन नहीं है। इसका मतलब पीने का प्रभाव दूध पे है? बिल्कुल है। और दूध कहाँ जा रहा है? पेट में। इसका मतलब उत्तर क्या है आपका? सकर्मक। एक गधे क्या चर रहे हैं? घास। और ये घास चरने का प्रभाव किस पे है? घास पर। घास कहाँ जा रहा है? पेट में। इसका मतलब घास पर परिवर्तन हो रहा है कि घास का घास ही निकल रहा है। इसका मतलब ध्यान से सुनेंगे, चरने का प्रभाव किस पे आया? घास पे। सकर्मक है। तो बात क्लियर हो गई। कैसे पहचानेंगे? क्रिया के साथ या तो कर्म आ जाए, तीन चीज, तो आपका उत्तर सकर्मक है। और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ जाए, गलती से हम कर्म समझ ले, ऐसी चीजों को समझ में नहीं आए, तो उत्तर वहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा अकर्मक। क्लियर है? और प्रभाव पड़ेगा तो उत्तर आपका सकर्मक। प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है तो आपका उत्तर अकर्मक।
बड़ा सीधा सा टॉपिक है, समझ में आ गई होगी शायद, मुझे लगता है ये सब चीजें। अब प्यारे साथियों आगे चलते हैं। ये उदाहरण मैं हटा देता हूं यहां से कि अगले अगले पेज पर ले लेता हूं, इसको रहने दें। देखिए नियम लिख देता हूं, अब आपको समझ में आ जाएंगे। ये आपका देखो, ये तो आपकी सकर्मक है, ये आपकी अकर्मक है। ध्यान से सुनेंगे, ये नियम भी बताऊंगा मैं, ज़्यादा इसमें आपका टाइम बहुत हो गया, लंबा चौड़ा वीडियो बन गया थोड़ा सा। तब प्यारे साथियों यहां देंगे ध्यान, देखो क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो। नियम नंबर 2, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, सकर्मक क्रिया होगी। तीसरा नियम बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल है कि यदि हम कर्ता पद के साथ में ने विभक्ति जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? ने, तो सकर्मक क्रिया का निर्माण होता है। कर्ता के साथ में क्या जोड़ना आपको? ने विभक्ति, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। क्लियर है? कैसे, वो वाक्य में आपको पूरी डिटेल लिखेंगे अगले वीडियो में। अभी मैं ये नियम बताऊंगा आपको, और अगले वीडियो में इसमें आपको मैं डिटेल बताऊंगा आपको किस प्रकार से सारे नियमों को लिखेंगे एक एक को, और फिर एक एक के उदाहरण लिखेंगे। कर्ता के साथ में ने जोड़ दिया, जैसे राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस का वध किया, गुरुजी ने विद्यालय में प्रस्थान किया, बालक ने रुदन किया, हमने रामायण पढ़ा। तो ये सब कर्ता के साथ क्या जोड़ दिया? ने। चौथा नियम, संपूर्ण प्रेरणार्थक क्रिया, संपूर्ण प्रेरणार्थक क्रिया, संपूर्ण प्रेरणार्थक क्रिया जितनी भी होगी सारी का उत्तर सकर्मक है। कैसे? प्रेरणार्थक क्या है गुरुजी? प्रेरणार्थक क्या है? जहां कर्ता खुद तो काम करता नहीं है और दूसरे से कार्य करने को कहता है, तो वहां आपका उत्तर प्रेरणार्थक होता है। पहले प्रेरणार्थक ही होगा, अगर विकल्प में प्रेरणार्थक नहीं है तो आपका उत्तर सकर्मक है। तो जितनी भी क्रिया प्रेरणार्थक होगी सबका उत्तर क्या होगा? सकर्मक। कैसे? जैसे आपसे पूछा सेकंड ग्रेड में कि माँ बच्चे के बाल कटवाती है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है। तो माँ बच्चे के बाल कटवाती है, तो माँ को किससे कहना पड़ेगा? नाई से कहना पड़ेगा, यानी प्रेरणार्थक क्रिया थी। इसका उत्तर क्या है आपका? सकर्मक है। क्लियर है? जैसे गुरुजी या अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, तो अध्यापक किससे कहेगा? छात्र से कहेगा। कहने का मतलब मेरा यही है, आपको यही समझना है कि जहां कर्ता खुद काम नहीं करके दूसरे से कार्य करने को कहेगा, तो वो कौन सी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है, और उसका उत्तर क्या होता है? सकर्मक। पांचवा नियम लिखेंगे अपन, लास्ट और वेरी मोस्ट है ये, क्रिया के साथ प्रयत्न किया जाए। जहां क्रिया के साथ प्रयत्न करेंगे वहां आपका उत्तर क्या होगा? सीधा सीधा सा सकर्मक होगा। जैसे गिलास तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो प्रयत्न किया है, और गिलास टूट गया तो वैसे ही टूटा वो, तो वैसे ही टूटा तो उत्तर अकर्मक है, और जहां प्रयत्न किया है तो वहां उत्तर आपका सकर्मक है। जैसे मैं कहूं आपसे कि लिखना क्रिया है, तो लिखना क्रिया में हम क्या कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं, तो प्रयत्न कर रहे तो क्या है आपका उत्तर? सकर्मक है। बात समझ में आई? तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा टॉपिक है, अगले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे शब्दों पर। ये जब हम शब्द पढ़ेंगे तो मैं आपको नियम पढ़ाऊंगा कि इन शब्दों को कैसे पहचानते हैं। समझ में आई? इनकी डिटेल लिखेंगे और शब्दों की बात करेंगे।
बात पांचों नियम आपको याद होने चाहिए। क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होना चाहिए, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ना चाहिए, कर्ता के साथ में ने जोड़ने पर सकर्मक क्रिया होती है, सारी प्रेरणार्थक क्रिया जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे से कहता है सकर्मक होती है, क्रिया के साथ प्रयत्न किया जाए। जैसे मैंने बोला तोता टें टें करता है तो ये उसका स्वाभाविक काम है और स्वाभाविक क्रिया अकर्मक होती है। लेकिन इसी वाक्य को उसने कह दिया कि तोता राम राम बोलता है, तो यहां तोते ने राम राम को बोलना सीखा है, इसका मतलब उत्तर क्या है आपका सकर्मक। ठीक है, देखिए नंबर 1 नियम, इसका उल्टा करेंगे यहां पर। इसका उल्टा कर देंगे यहां पर और ये देखते हैं अपन इसका उल्टा। यहां देखिए तो प्यारे साथियों, ये बात करें अपन क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होगा तो यहां पर आपको इतना सा लिखना है, कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। क्लियर। नंबर 2 नियम, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है यहां पर, और यहां आपको ध्यान रखना है क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। गजब का सवाल है ये। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम हंस रहा है तो हंसने का प्रभाव राम पर ही है। ऐसे थोड़ी होगा कि राम हंस रहा है मुंह सीता का फट रहा है, नहीं है ना। कुत्ता भौंक रहा है तो भौंकने का प्रभाव कुत्ता पे ही है कि भैंस का मुंह फट रहा है, बस। तो यही तो ध्यान रखना है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पर। उत्तर आपका अकर्मक होगा। नंबर 3 नियम, गतिशील क्रिया, गतिशील क्रिया, गतिशील गतिशील क्रिया अकर्मक होती है, अकर्मक होती है। तो गतिशील जितनी भी गति करने वाली क्रियाएं हैं सारी अकर्मक होती है। जैसे पानी बह रहा है, गति कर रहा है, किरण केरल जा रही है, गति कर रही है, बस से जा रही है, गति कर रही है, ट्रेन से जाएगी, गति करेगी। पानी बह रहा है, गति कर रहा है, राम विद्यालय से भाग गया तो गति कर रहा है, नाच रहा है तो गति कर रहा है ना। कहने का मतलब जहां गति की जाएगी उत्तर आपका सीधा क्या हो जाएगा, अकर्मक। चौथा नियम, स्थिर रहने वाली क्रिया, स्थिर रहने वाली क्रिया, स्थिर रहने वाली क्रिया है, ये भी आपकी क्या होती है, अकर्मक होती है। स्थिर रहने वाली क्रिया, जैसे गुरुजी आसन पर बैठे हैं, अपन ने एक उदाहरण लिया था अभी, तो बैठ गए तो क्या हो गए, स्थिर। माँ कुर्सी पे बैठी है, स्थिर है। पक्षी पेड़ पे बैठे, स्थिर है। बस रुक गई, स्थिर हो गई। अरे जहां स्थिर हो जाएगा काम वहां क्रिया स्थिर हो जाएगी, तो उत्तर आपका सीधा अकर्मक है। बात समझ में आई। पांचवा नियम, लास्ट और मोस्ट नियम है, वेरी मोस्ट, स्वाभाविक क्रिया, स्वाभाविक स्वाभाविक क्रिया, या कहें अपन मनोविकारात्मक क्रिया। स्वाभाविक क्रिया हो या मनोविकारात्मक क्रिया हो, सारी आपकी कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। बात समझ में आई सबको। स्वाभाविक क्रिया जैसे सूर्य पूरब से उदय होता है, स्वाभाविक है। छींकना स्वाभाविक है। उठना, बैठना, जागना, भागना, रोना, ये सब स्वाभाविक है। ऊँघना, बैठा बैठा ऊँघ रहा है, स्वाभाविक है। ईर्ष्या करना, क्रोध करना, घृणा करना, ये स्वाभाविक और मनोविकारात्मक दोनों ही होती है। जागना स्वाभाविक है, मनोविकार है। रोना स्वाभाविक है, मनोविकार है। हंसना स्वाभाविक है, मनोविकार है। उठना बैठना स्वाभाविक है, ठीक है। जागना, भागना, तुम कहोगे साहब भागना स्वाभाविक कैसे, इसमें तो प्रयत्न करेगा, कोई प्रयत्न नहीं करेगा। आपकी क्लास चल रही है और आपको किसी भी अध्यापक की बात समझ में आती है, आप जरा लेट उतरे आके, तो आपकी कदमों की गति अपने आप बढ़ेगी, आप अपने आप तेज चलने लग जाएंगे, यानी स्वाभाविक है भागना भी। इसका मतलब ध्यान रखेंगे, जहाँ स्वाभाविक क्रियाएं आएंगी वहाँ पर या मनोविकार, जैसे हंसना, रोना, सोना, ठीक है ना, ये मनोविकार, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, घृणा करना, ये क्या है, मन के विकार है।
मन के विकार जहां भी आएंगे या स्वाभाविक क्रिया जहां भी होगी, इसका उत्तर सबका क्या होगा, अकर्मक होगा। तो शायद मुझे लगता है कि ये सारे वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। एकदम उदाहरण मैंने बहुत सरल सरल बताए। सबके नियमों को अपन अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे और फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे साथियों, एक बार यहाँ तक रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। और ये देखिए, क्रिया यहाँ से पढ़ना चालू किया। परिभाषा किसी भी कार्य को करना या होना पाया जाना को लिखेंगे। किसी कार्य को करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाती है। हिंदी क्रियाओं का अंतिम वर्ण ना होता है, जैसे चलना, उठना, बैठना, फिरना और भी हो सकते हैं। इसके 3 आधार है। कर्म के आधार पर क्रिया, प्रयोग के आधार पर, काल के आधार पर। सिलेबस में नहीं है। प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार की है, लेकिन हमने पूर्वकालिक क्रिया को यहाँ पर पढ़ लिया है। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार के, इनको अपन ने पढ़ लिया है। इनकी डिटेल अगले वीडियो में अपन मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लंबा वीडियो आपका बन चुका है। पूर्वकालिक क्रिया शायद समझ में आ गई होगी आपको। जिस वाक्य में 2 क्रिया होती है, एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक होती है। क्रिया के साथ कर जोड़ेंगे, शब्द के साथ में करके। ओके, इसके बाद में अपन ने यहाँ बहुत सारे उदाहरण देखे, नियमों को देखा, कैसे हमको क्रिया को पहचानना है। इसके सारे नियम मैंने यहाँ आपको लिख दिए हैं कि सकर्मक क्रिया के 5 नियम और अकर्मक क्रिया के 5 नियम। इसको मैंने सबको एक एक नियम को आपको समझा दिया है। सबके उदाहरण भी मुख्य रूप से बोल दिए हैं। अब इसको केवल लिखना बाकी रह रहा है। एक बार फिर से देख लें। क्रिया के साथ कर्म आएगा, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। एक एक उदाहरण लिख देता हूं मैं, ले तुम ज्यादा वो करो तो। देखो, नौकर चिट्ठी लाया है। तीनों चीज क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। तो ये मैंने लिख दिया, मोहन दूध पी रहा है। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, दूध पर। कर्ता के साथ में ने जोड़ना है, तो इसके ले लीजिए, हमने रामायण पढ़ा। अगला देखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, माँ बच्चे के बाल कटवाती है। यानी माँ किससे कहेगी, नाई से। और क्रिया के साथ प्रयत्न किया जाता है। तो प्रयत्न में आपको देखना है, तोता राम राम बोलता है। या आप और शब्द यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे आपका लिखना है, जैसे आपका कहना है। ठीक है ना, कहना अपने आप में प्रेरणार्थक है। तोलना है, मोड़ना है, मोड़ना। ऐसे मोड़ने में प्रयत्न किया जाएगा, किसी का हाथ में मोड़ेंगे अपन तो प्रयत्न होगा। इस प्रकार की क्रिया है, ये आपकी क्या होगी, सकर्मक। कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, जैसे सीता सो रही है। एक ही वाक्य, नीचे का पहले का दोनों एक ही नियम है, कर्म नहीं है इसमें, है ना। और राम हंस रहा है। हंस रहा है, गतिशील क्रिया। पानी बह रहा है, स्थिर रहने वाली क्रिया। गुरुजी आसन पर बैठे हैं। स्वाभाविक क्रियाएं हमारी बहुत सारी है, जैसे उदय होना है, उदय होना, अस्त होना, अस्त होना। आपकी उठना है, बैठना है, भागना है, जागना है ना, रोना है, हंसना है, ऊँघना है, ऊँघना, छींकना है। बहुत सारी क्रियाएं हैं जो स्वाभाविक है। तो जहाँ स्वाभाविक क्रिया होगी या मनोविकार जहाँ भी होगा, ईर्ष्या करना है, क्रोध करना है, ठीक है ना, आपका घृणा करना है,
ये सब आपकी स्वाभाविक क्रिया है, मनोविकारात्मक क्रिया है। तो प्यारे साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं और इन सभी की डिटेल लिखते हैं। एक आपके सकर्मक क्रिया के भेदों के बारे में बात करेंगे, फिर अकर्मक क्रिया के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, सभी को धन्यवाद।